प्रणाम है आप सभी को। बच्चों, मैं डॉक्टर प्रशांत मिश्रा यहाँ पर आज आपको बीटीसी फोर्थ सेम, आपका डीएलएड फोर्थ सेम के बच्चों का पार्ट नंबर 5 से आपका जो आज का आपका जो विषय है वह है आपका हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी प्राध्यापकों के लिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ये आपका क्या है, ये देखो, पहले हमने आपको ये बताया, जो पिछले जो हमने आपको बताई कि कौन कौन सी, अगर हम बालकों को ज्ञान और भाषाओं का देना अगर हम चाहते हैं तो सबसे पहली बात हमको ये जानना पड़ेगा कि भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी से मतलब है कि भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर 3 कोस पे बदले पानी और कोस पे बदले, मतलब कोस पे बदले पानी, 3 कोस पे बदले पानी, ऐसा कुछ ऐसी बात भी कही जाती है। तो वो क्या है कि यहाँ पर भारतवर्ष में तकरीबन 1200 भाषाएं और बोलियाँ, मतलब पहले तो भाषाएं हैं, फिर उन भाषाओं में से भी छोटी छोटी बोलियां निकली हुई हैं। जैसे कि आपकी हिंदी जो भाषा है, अब आपकी हिंदी भाषा की ही कई सारी बोलियां हैं। जैसे आपकी अवधी है, ब्रज है, आपकी मैथिली है, भोजपुरी है आपकी। तो ये सब क्या है कि ये मातृभाषा हिंदी से ही बाहर आई हैं सारी भाषाएं। और ये भाषाएं जो, और ये इतनी सारी भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न बोलियां जो हैं, वह भिन्न भिन्न भाषा के परिवारों की हैं। और फिर भी भारत एक देश है और भारत एक संपूर्ण एक देश है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो भी भिन्नताएं हमको भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती हैं, उन सभी भिन्नताओं के बावजूद भी भारतीय जो भी ज्ञान है, भारतीय जो परंपरा की संस्कृति है, वह एक ही सूत्र में बंधी हुई है। और इसी कारण भारत एक वो भी कहा जाता राज्य है। और यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि भिन्नताओं में एकता का एक सूक्तियाँ यहाँ पर वेदों द्वारा ये बातें कही गई हैं। और हम सारे लोग कक्षा 6 में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग बात भी देखते थे कि मतलब हम हिंद देश के निवासी सभी जन ये हैं, रंग रूप भेद भाषा चाहे नहीं कहें। तो ये 2 पंक्तियाँ जो थी वो ये बात आपको बताती थी कि यहाँ पर बेशक कितनी भी सारी भाषाएं बोली जाएं, कितनी भी सारी भाषाओं के बारे में ज्ञान दिया जाए, लेकिन भारत का जो ज्ञान है, भारत का जो प्रेम है, भारत का जो दर्शन है, वह सेम ही रहेगा। और यही एक ही जीवन दर्शन को भारत ने इसको मान्यता दी है और यही बात को प्रशासन द्वारा भी सभी लोग मानते हैं। भाषाई भिन्नताओं के कारण संपूर्ण भारत तथा भारत के प्रदेशों में, अपने राज्यों में एक सूत्र को बांधने के लिए हमको चाहिए था कि इस देश की एक भाषा को महत्व दिया जाए, ताकि पूरे देश की एक ही भाषा को समझा जाए। और यही मतलब जान करके, यही चीज़ को देख करके, समझ करके देश के जो संविधान बनाने वाले थे, उन सभी ने क्या काम किया कि मातृभाषा हिंदी को ही देश की सामान्य भाषा के रूप में स्वीकार है। वो बोले कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो कि भारत के एक बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए कि इसी भाषा को सामान्य भाषा के तौर पर इसको हमें काम करना चाहिए। और तभी ये वाली बात को सोच करके 26 जनवरी 1965 में भारत की राजभाषा के नाम पर मातृभाषा हिंदी को स्थान दिया गया। और यह प्रतिष्ठा जो थी वह औपचारिक ही थी। और वो समय को क्या था कि देशवासियों को अपनी दूसरी भाषा को भी बनाना था। तो ये वाला जो जब ये
स्थिति आई तब क्या हुआ कि देश के संपूर्ण जहाँ जहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती थी वो प्रदेश आपके, चाहे वो बंगाल हो, पंजाब हो और आपका ये कर्नाटक हो, तिरुवनंतपुरम हो, यहाँ की अलग अलग भाषाएं हैं, तो इन जगहों पर भी हिंदी भाषा का बहुत सारा प्रचार और प्रसार फिर कर दिया गया। और यही प्रयास और प्रयत्न सोचे गए, बनाए गए, किए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनमें हिंदी भाषा के प्रति एक प्रेम एक पैदा हो, और वह जब प्रेम पैदा हो तो सभी को यह बात महसूस हो कि इससे बढ़कर बेहतर भाषा इस देश के लिए कोई नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि मातृभाषा को बहुत सारे ने, मतलब इस देश की आबादी के कई प्रतिशत बड़े एक भाग ने हिंदी को अपनी दूसरी भाषा बनाने का कार्य किया। मतलब जहाँ पर पंजाबी बोली जा रही है, पंजाबियों ने ये चीज़ सोची कि हमको पहली हमारी भाषा रहेगी पंजाबी, लेकिन हमको अगर दूसरी भाषा को महत्व देना है तो वो हिंदी ही इस देश में दी जानी चाहिए। और यही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फिर हिंदी का महत्व ज़्यादा हुआ और हिंदी के प्रचार प्रसार की जो स्पीड जो थी, तो जिस गति से कार्य कर रहे थे वह काफ़ी तेज बनाई गई और फिर उसमें वृद्धि भी की गई। अच्छा, हिंदी की प्रचार प्रसार की जो स्पीड थी वह और फास्ट करने के लिए, तेज़ करने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं के भाषीय जो प्रदेशों में, भूभागों में निम्नलिखित 5 परिस्थितियों को पैदा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। पहली क्या थी, फर्स्ट पॉइंट में आता है आपका कि अधिक संख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों और प्रचारकों को बनाया जाए। मतलब पहले ये उन्होंने सोच की कि सबसे ज़्यादा हमें काम किया था कि अगर हमको हिंदी भाषा की महत्ता को देना है, बताना है, तो हमको हिंदी के संबंधित जितने भी प्राध्यापक हैं, अध्यापक हैं, उनको नौकरी देनी पड़ेगी। और जो लोग मातृभाषा का प्रचार करना चाहते हैं उन लोगों को भी नौकरी पे करना पड़ेगा, उनको काम देना पड़ेगा कि आप हिंदी का प्रचार और प्रसार कीजिए और आप हिंदी का, प्राध्यापकों से कहा जाएगा आप हिंदी का ज्ञान दीजिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट में आता है कि सबसे अच्छी पाठ्य सामग्री को बनाया जाए। मतलब वैसा हो कि हम बालकों को ज्ञान तो दें हिंदी का, लेकिन पाठ्य वस्तु जो हो वह ऐसी हो कि बालकों को उसमें बोरियत ना हो, वो उसको सीखना चाहते हों, पढ़ना वो उसको चाहते हों। और सबसे जो बेहतरीन जो बात थी पॉइंट नंबर आपका जो 3 है वह यह कहता है कि विद्यालयों में प्रशिक्षण के जो भी आपके यंत्र, आपके जो साधन हैं, उपकरण हैं, वह भी बनाए जाएं और उनके साधनों के सहारे से बालकों को हिंदी का ज्ञान दिया जाए। 4th नंबर पे आता है कि बहुत अधिक विद्यालय और कई सारी पाठ्य वस्तु की योजनाएं भी हमको प्रारंभ करनी चाहिए, ताकि जितने ज़्यादा विद्यालय आपके होंगे, जितनी अच्छी मतलब ज्ञान देने की सामग्री हमारे पास में होगी, हिंदी की जो स्पीड है वह भी उतनी ही तेज़ गति से कार्य करेगी। अच्छा, 5वां यह है कि सीखने और दिखाने के लिए हमको अत्यधिक उत्साह से काम करना पड़ेगा, हमको और ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये भी क्या है कि भाषा का जितना भी आपका होता है रूप वह वाक्यात्मक होता है। हम भी अपनी जो भी बातों को कहते हैं वह वाक्यों के रूप में ही कहते हैं, है ना। हम जाएंगे, हम पानी पिएंगे, कल हम जल्दी सो गए थे, आज हमने खाना खाई, तो हम जो भी बात कह रहे हैं वह रोज़ में कह रहे हैं और आपकी सेंटेंसेस में कह रहे हैं। अच्छा, और वाक्य जब हम बनाते हैं तो वाक्यों में द्योतक शब्द जो होते हैं, मतलब उससे संबंधित जो शब्द होते हैं वह भी एकदम समाप्त ही हमारे
मुख से बाहर आते हैं। मतलब हम जब बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हमको ये जो हमारा जो वो है हमको यही कहना है, हमारे मन में जो आता जाता है, मतलब जो हम सामान्य जिंदगी में बात करते हैं तो हम इस पर बहस करते जाते हैं और बोलते जाते हैं। और द्योतक शब्दों में परसर्गों का जो स्थान जो है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसमें अंड और खंड के साथों में उसको पढ़ते रहें। और छात्र और छात्रों के अध्यापकों का दोष, सबसे बड़ा दोष इसमें माना जाएगा, अगर प्राध्यापक ही दोष कर रहा होगा तो छात्रों को सही ज्ञान नहीं दे पाएगा। और यदि इन सभी बातों पर प्रयोगाधिकार प्राप्त कराने के कुछ उपाय बताए जा सकें तो हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, यहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पर हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ही ज़्यादा तीव्रता आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें जो हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या हमको साधन है, क्या क्या हमको एडवाइस है, परामर्श हैं दिए जा सकते हैं, तो वो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पहला जो बताया गया है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम बालकों को हिंदी का ज्ञान देने की कक्षाएं आरंभ करें तो प्रत्येक कक्षा को नैदानिक परख दे करके परसर्ग प्रयोग विषयक अधिकार और अनाधिकार के क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए कि मतलब हमको कौन कौन सी बातों को पढ़ना है, कौन कौन सी बातों को नहीं पढ़ना, कौन सी बातें बालकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी और क्या क्या उनके एकाधिकार है, क्या क्या उनके सीमित उनके संसाधन हैं, क्षेत्र हैं। यह सब अगर वो जान जाएंगे तो उनको हिंदी सीखने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जिन परसर्गों के प्रयोग पर छात्रों को अधिकार ना हो पाया हो, मतलब जिन हिंदी भाषा के ज्ञान को बालक न समझ पाए हों, उनको ये ज्ञान देने के लिए प्रतिदिन एक सूची बना करके हमको अभ्यास के तौर पर बालकों को ज्ञान देना चाहिए। आप प्रतिदिन आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, आज ये आपका कार्य है, आज आपका ये कार्य है, ये कार्य करते हुए आप हिंदी को सीखिए, है ना। और जब वह बार बार अभ्यास करेंगे तब उनकी स्वयं ही जो मातृभाषा है वह बहुत ही बेस्ट हो जाएगी। और दूसरी बात क्या है कि जब तक वह अपनी भाषा पर प्रयोगात्मक अधिकार न प्राप्त कर लें तो बार बार परख पत्र दे करके प्रगति की जांच होती रहनी चाहिए कि मतलब बार बार उनका इम्तिहान करते रहें, टेस्ट लेते रहें, ताकि बालकों ने हिंदी भाषा के ज्ञान को प्राप्त करने में कितना विकास किया है यह भी हमको मालूम पड़ता रहे और हम इस चीज़ को जानते रहें। दूसरा क्या है, भिन्न भिन्न परसर्गों में भिन्न भिन्न विधियों के वाक्यात्मक प्रयोगों की सूची बना करके वाक्यों की सहायता से अभ्यास कराना चाहिए। अब आपको स्वयं पता है कि वाक्यों में कितने सारे प्रकार होते हैं, साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, है ना। तो ये सब वाक्यों के प्रकार हैं। तो हमको क्या है कि सूची बनाकर बालकों को इनके अभ्यास के लिए बताना चाहिए और मौखिक और लिखित रूप में दोनों ही प्रकार से बालकों को ज्ञान देना चाहिए, जिससे परसर्गों के प्रयोगों की परिस्थिति, उनकी स्मृति, जिह्वा, नेत्र, होठ और हाथों की पांचों उंगलियों यानी कि उनका पूरा जो शरीर सभी के द्वारा यांत्रिक अभ्यास ही उनका विषय बने और वह हिंदी को चाहे कंप्यूटर के माध्यम से सीखें, चाहे किसी अन्य और सामग्री के बारे में सीखें, परंतु वो हिंदी को सीखें जरूर। पॉइंट नंबर आपका जो 3 है वह यह कहता है कि कई सारे स्थानों पर परसर्गों का प्रयोग तार्किक आधार पर होता है कि हम जो भी परसर्ग प्रयोग कर रहे हैं उनका एक तर्क एक होना चाहिए और कतिपय स्थानों पर जो हम प्रयोग कर रहे हैं वह आपकी परंपरा के आधार पर हो, कठिन परिश्रम के आधार पर हो। और प्रारंभ में हम बच्चों को जो भी प्रयोगात्मक बताएं वो सारे आपके रूढ़िवादी हों और
हमको उन्हीं विचारों को बेस मानकर, आधार मानकर कार्य करना चाहिए। और जहाँ पर भी आपके अपवाद, मतलब जहाँ पर हमने एक नियम बनाया और उस नियम के ऊपर भी एक नियम अगर मैं सही काम नहीं कर रहा है, ऐसी कोई स्थिति आए, तो वहाँ भी ये नियम बताया जा सकता है। उदाहरण लेते हैं कि नए प्रसर्ग का प्रयोग करता कारक नहीं होता है। राम ने, श्याम ने, मोहन ने, है ना। तो ये क्या है कि इसका प्रयोग कर्ता द्वारा ही किया जाता है जो कार्य कर रहा है। तो लेकिन अगर स्त्रीलिंग शब्द पहले ने का की में बदल जाता है, का की के में बदल जाता है, जैसे कि हमने ये बातें कहा कि श्याम ने अपनी बात बोली, है ना। तो यही बात को अगर हम स्त्री जो आपका जो लिंग है, अगर हम वहाँ पे बात करेंगे तो वो जो वाक्य हम बता रहे थे वह वाक्य का की के में आपका बदल जाएगा और पुल्लिंगी बहुवचन से पहले काकी के हो जाएगा। परंतु अभ्यास का जो स्थान है वह उसका जो नियम बता देने मात्र से कभी नहीं अभ्यास किया जा सकता है। हमको बालकों को प्रयोग द्वारा ही हम बता सकते हैं कि हमने ये कार्य कैसे किया। चौथा जो आपका नियम है वह कहता है कि परसर्गों के सही प्रयोग का अभ्यास करा के ऐसे दोषों को संशोधनात्मक अभ्यास के द्वारा ही करना चाहिए। मतलब हम बालकों का जो दोष है उसको दूर करते हुए ही, मतलब जैसे बालक बोलने में गलती करा तो हम उसको वहीं के वहीं उसको बताते हैं, उसको वहीं के वहीं उससे कहते हैं कि भाई आप बताइए आपने ये बोलने में ये गलती करी। तो जो भी प्रसंग बताए वह रथों आपके बिल्कुल सही हो और जिनसे कि छात्र यह समझ सके कि किसी परसर्ग का प्रयोग किन्हीं परिस्थितियों में प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब बहुत सारे परसर्ग हैं जिनका प्रयोग किसी खास परिस्थिति में ही किया जा सकता है, हर एक कंडीशन में उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अच्छा, पांचवा जो आपका जो नियम जो कहता है वह कहता है कि कभी कभी छात्र परसर्गों के विषय में प्रयोग विनिमय की प्रवृत्ति को दिखाते हैं और यदि ऐसा होता है तो प्रयोगाभ्यास तथा त्रुटि संशोधनात्मक अभ्यास के द्वारा उन्हें किसी प्रवृत्ति का बनाना चाहिए। मतलब हमको बालकों को प्रयोगों के द्वारा और उनके दोषों को दूर करते हुए ही अभ्यास कराना चाहिए। तो आज हमने ये आपको कुछ 5 बताए हमने आपको, और यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में ये कम से कम 20 हैं। तो 20 तो हम आपको एक वीडियो में मैं नहीं बता पाऊँगा, तो ये मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद की जो है बात आपको बताऊं कि और क्या क्या परामर्श हिंदी प्राध्यापकों को दिए जा सकते हैं कि जब वह हिंदी भाषा का ज्ञान दूसरे प्रदेशों में दें या जहां पर हिंदी नहीं बोली जा रही है वहां पर हिंदी का प्रयोग हासिल करें, है ना। तो ये जो आपकी बात है तो कहने का जो तात्पर्य है कि हमको अगर कई सारे प्रदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है तो प्राध्यापकों के लिए ये जो परामर्श जो दिए गए हैं हमको इन पर बिल्कुल अच्छे प्रकार से ध्यान देना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को जानते हुए, मानते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे और इस पर अपना कार्य करेंगे। तो यही बात के साथ मैं विराम आपको सौंपता हूँ। ये वाले का जो है पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा इसका वीडियो का, है ना। 22 मिनट की आपकी वीडियो बन चुकी है और ऊपर से आदेश है कि 25 मिनट से ऊपर की वीडियो ना बनाई जाए। तो ये आपका जो पार्ट नंबर 5 का ये जो बचा हुआ जो विषय है वह मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। तक के लिए अपना जो घर है उसमें रहें, सेफ रहें और अपने आराम पर ध्यान दें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।